को भी ज्वाइन करना है ना, उसका बस आपका कैमरा ऑन क्लिक कर देते हैं, हर दफा ये वहां से ये ऑन करें कैमरा या कोई पूरा कैमरा ये आवाज के खामोश कैसे हो सकता है? खुद को यहाँ से वो बुलाते हैं ऑर्गेनाइजर, इसको कर दो ऊपर बिल्कुल टॉप किया तो सारी क्या है थोड़ा सा ऑरेंज तो मतलब हाँ ये उड़ा इससे पूछेंगे स्क्रीन आ रही है किया जा सकता है, ये भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, सामने वाले हजरात को आवाज क्लियर आ रही है? ऑनलाइन वाले हजरात को आवाज क्लियर आ रही है? आवाज, कैमरा और स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर है? ठीक है, आपको कैमरा भी क्लियर नजर आ रहा है, आपको आवाज भी क्लियर नजर आ रही है, आपको स्क्रीन भी क्लियर सुनाई दे रही है, डन हो गया, सारे मसले हल हो। ये लॉ के बच्चे इन्हें जो मर्जी बोलते हैं इन्हें समझ आ जाती है। कल हम लोगों ने ऑफर पे कुछ मजे मजे की बातें की थी, हम देखा था ऑफर के कुछ एलिमेंट्स क्या क्या हैं, फिर ऑफर किस किस तरह से लैप्स हो सकती है। अगर याद हो तो हमने बात की थी कि ऑफर में नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ये बात हमें समझ आ गई कि ऐसा ना हो कि आप कह दें कि ना जवाब आया तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। एक्सेप्टेंस के लिए जवाब देना पड़ेगा, ना जवाब आने को रिजेक्शन तो माना जा सकता है, एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। फिर अगर कोई खास कंडीशंस हैं तो वो कम्युनिकेट करना भी बड़ा जरूरी है, ये बात भी हमने की। ऑफर कंडीशनल भी हो सकती है, उसमें कोई ना कोई कंडीशन या इस तरह की चीजें अटैच भी हो सकती हैं। ऑफर के बारे में मुख्तलिफ चीजें पढ़ते पढ़ते हमने कहा था तो ऑफर होनी चाहिए, इन्विटेशन नहीं होना चाहिए। इन्विटेशन था कि कैसा माहौल सा बना हुआ हो जिसमें आके ऑफर दी जाए। ऑफर एक एक्सप्रेस चीज है, एक डेफिनेट चीज है कि हाँ भाई ये चीज इतने रुपए की लेनी है तो बताओ, और अगला बंदा अगर बिल्कुल यस में जवाब देगा तो वो एक्सेप्टेंस है, और अगर वो कहेगा नहीं इतने की नहीं उतने की तो ये क्या है, ये काउंटर ऑफर है, पिछली ऑफर फौत हो जाएगी, नई वाली ऑफर चलना शुरू हो जाएगी। ये हम लोग ऑफर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, उसको हमने देखा था। फिर हमने देखा था ऑफर कैसे कैसे लैप्स होती है, और इसमें जो दो गोलदारे लगे हुए हैं उन पे कल 5642 दफा डिस्कशन हुई थी। तो लैप्स ऑफ ऑफर में इन दो गोलों के अलावा इन पे तो बहुत सारे सवाल हुए, कोई सवाल अगर अभी भी आपको परेशान कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है तो मुझे बताइए। जी मोहम्मद जमील भाई, आप एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके आए, मसला हल हो सकता है। इसके बाद आपने फिर इन्हें बताया। जी सामने से कोई सवाल? ठीक है, उन्होंने कहा इनविटेशन ऑफ ऑफर में एक दूसरा पॉइंट है जहां पे अजीब सी एक बात हो रही है, पर्पस ऑफ सच इनविटेशन। इस इनविटेशन का मकसद, ये जो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं ना, इसका मकसद क्या है? या तो बाहर एडमिशंस ओपन लिखा हुआ है, ये इनविटेशन है। इस इनविटेशन का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ सच इनविटेशन इज टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन। सर्कुलेट का मतलब होता है फैला देना, ये इंफॉर्मेशन फैलाना है ऑफ हिज रेडीनेस टू डू ट्रांजैक्शन। कोई भी बंदा जब आपको इस वक्त ही को कंसिडर कर लेते हैं, स्कैन ने लिख के लगा दिया एडमिशन ओपन,
यानी स्कैन ये बताना चाह रहा है कि वी आर रेडी, आज एडमिशन कराना है। भाई सेशन के बीच में अगर वो अगले सेशन का एडमिशन कराने चला जाए तो वो कहेंगे खुदा का खौफ करो, अभी तो हमने आपको बताया भी नहीं कि हम रेडी हैं। लेकिन क्या होगा, अगला सेशन स्टार्ट होने से 1 महीना 1.5 महीना पहले ये कहेंगे कि जी हम अगले सेशंस के लिए अभी से एनरोलमेंट्स करना शुरू कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो इनविटेशन होता है ये इस चीज के तर्जुमानी करता है कि वी आर रेडी। मतलब एक बंदा फल सजा के सामने बैठा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, वो चाह रहा है कि वो बता रहा है कि मैं बेचने आया हूं, तुम बताओ तुमने खरीदना है तो आओ कोई बातचीत करते हैं। तो इनविटेशन ऑफ ऑफर बेसिकली एक विलिंगनेस होती है सेलर की तरफ से कि वो बता रहा है कि मैं रेडी हूं, और बैठते हैं बातचीत करते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ मामला आएगा। जैसा गवर्नमेंट कहती है जी हम चीजें खरीदना चाह रहे हैं, हम विलिंग है, हम चाहते हैं चीजें खरीदें, तो आओ जो आएगा अपने अपने हमें जमा करा दें टेंडर, हमें अपने अपने जो है वो प्रपोजल जमा करा दें, फिर हम देखते हैं आप में से किसका अच्छा रेट है उसके साथ हम बातचीत करेंगे। तो इनविटेशन ऑफ ऑफर ऑफर नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि वी आर रेडी, अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं हमारे साथ आओ, कुछ गुफ्तशनीद करते हैं और फिर ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं। तो ये सर्कुलेट करना, ये इंफॉर्मेशन फैलाना ऑफ हिज रेडीनेस, यानी कि स्कैन्स की रेडीनेस, रेडी से निकला रेडीनेस कि वो तैयार है टू डू ट्रांजैक्शन। स्कैन ने नोटिस बोर्ड लगा दिया एडमिशंस ओपन, इसका मतलब है स्कैन कह रहा है वी आर रेडी फॉर एडमिशंस, आ जाओ देखी जाएगी। फिर उसके बाद आप फोन करते रहे, मैसेज करते रहे, उन्हें ये बता दिया हम रेडी हैं, लेकिन उतने जोर से रेडी नहीं है जितनी जोर से लोग हमला कर देते हैं। वो असल में कई दफा क्या होता है 400-400 फोन इकट्ठे, मैसेजेस, हर बच्चा कोशिश कर रहा होता है, किसी का भी फोन नहीं लग रहा होता, लेकिन वो रेडी जरूर होता है। जी वहां से एक भाई का सवाल था, जो लास्ट पॉइंट है सब्सिक्वेंट लीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, सर इसमें डिस्ट्रक्शन जो ऑफर की चीज से सब्जेक्ट ऑफर की गई है, हाँ उसकी डिस्ट्रक्शन है, जो सब्जेक्ट मैटर है ना उसकी डिस्ट्रक्शन है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब वो मुद्दा, वो जो चीज ऑफर एज अ होल नहीं। हाँ अगर ऑफरर मर जाए तो वो उससे पहले हमने डिस्कस कर दिया था। जी सामने से कोई सवाल, ऑनलाइन वाले हजरात, एक सवाल का दूसरा हिस्सा मेरे तक पहुंचा और पहला हिस्सा नहीं पहुंचा, क्लियर है सर? खतरनाक सा कमेंट है। अगर सर अगर अभी भी नहीं ना समझ आया तो इनका अल्लाह हाफिज है। ये मेरे ख्याल में जो दो गोले हैं उनके ऊपर बात हो रही है शायद। ऑनलाइन वाले ना बड़े तप जाते हैं, वो कहते हैं यार मतलब ठीक है एक दफा बात हो गई, दूसरा वो उस तरह से सवाल भी नहीं पूछ पा रहे होते बेचारे। तो और जो है वो रिजेक्शन तो सेम ही हुई, तो वो मैंने जो अपनी थी वो कर ही नहीं सकते ऑफर देने ठीक, के लिए। अच्छा नहीं वो तो उससे जिसका सेकंड पार्ट है ना, हाँ मैं इस वक्त एक और पॉइंट पढ़ रहा था, ठीक हो गया। नॉन एक्सेप्टेंस और एक्सप्रेस रिजेक्शन में थोड़ा सा फर्क है। एक्सप्रेस रिजेक्शन का मतलब आपने एक बंदे को ऑफर दी, दूसरे ने फौरन कह दिया नहीं चाहिए ऑफर, और दूसरा जवाब ही नहीं दिया। आपने किसी को जाके प्यारी सी ऑफर दी, आपने कहा जी मेरे जज्बात ये कहते हैं कि मैं आपके साथ एक ट्रांजैक्शन करूं, दूसरे ने फौरन कह दिया नहीं तुम्हारा चेहरा ही मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने नहीं करनी तुम्हारे साथ ट्रांजैक्शन। ये है एक्सप्रेस रिजेक्शन, समझ आया? जब मुंह पे इनकार हो जाए। और जब वो वाला मामला होता है कि इनकार भी नहीं हुआ, जवाब भी कोई नहीं आया, तो एक दिन बंदा थक हार के कहता अच्छा मैं फिर इनकार ही समझा। वापसी पे हाँ दुकानदार से कहते हैं अच्छा बस मैं आगे वाली दुकानों तक जा रहा हूँ, वापसी पे आके देखता हूँ। वो वापसी कभी होनी नहीं होती। तो अगर बंदा वापस नहीं आया तो इसका मतलब है, अगर उसने पलट के नहीं देखा, वो जो बंदा दुकान में खरीदारी के लिए जा रहा था, तो इसका मतलब है अरे अच्छे बच्चे हैं, फिल्में कम देखते हैं, जुमले पहचानते नहीं है। जी तो अगर उसके वापस आके एक्सेप्ट करने से पहले दुकानदार रेट बढ़ा दे तो उसकी मर्जी, क्योंकि रेट बढ़ाने का मतलब उसने अपनी पिछली ऑफर वापस ले ली और नई ऑफर दे दी। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया होता फिर फंस जाता दुकानदार। और वैसे भी दुकानदार कौन सा को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो करेगा? कहीं ऐसा ना आप दुकानदार को जाके कहें मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, वो फिर आप गवाह कहां से इकट्ठे करेंगे? अभी तो हमने ये पढ़ा ही नहीं कि लीगल बाइंडिंग होती कैसे है, और वो सिलेबस में भी नहीं है कि किस लेवल का स्टाम्प पेपर हो, कितने गवाह मौजूद हो, किस तरह की चीज हो तो आप लीगली अगले को बाउंड कर सकते हैं। तो मतलब यही है कि डोंट ट्राई दिस एट होम। ये जो है ना बस किताब में लिखी हुई है। अगर इतने कानून फॉलो हो रहे होते तो पाकिस्तान में इतने मसले होते।
जी सवाल यहाँ पे एक आखिरी सवाल आया सर, रेवोकेशन बिफोर एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी एंड रिजेक्शन बाय ऑफरी, तो सेम लग रहा है। रेवोकेशन बिफोर एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी, ऑफरी रिवोक कैसे कर सकते हैं एक्सेप्टेंस से पहले? रिवोक करने का मतलब क्या होता है? अपनी चीज वापस ले लेना। ऑफरर ने क्या दिया है? ऑफर। तो ऑफर को वापस कौन ले सकता है? ऑफरर। ऑफरी ज्यादा से ज्यादा इनकार कर सकता है, ठीक है, या आगे से कोई काउंटर ऑफर वगैरह दे सकता है। ऑफरी जो चीज रिवोक कर सकता है वो डिफरेंट है। वो क्या चीज होगी जो ऑफरी रिवोक कर सकता होगा? एक्सेप्टेंस। अगर उसने एक एक्सेप्टेंस दी है तो वो एक्सेप्टेंस को रिवोक, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर तो फंस गए, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। फर्स्ट टाइम उसने एक्सेप्टेंस दी और एक्सेप्टेंस बहरी जहाज से चली आ रही है और उसको रास्ते में ख्याल आया कि नहीं ये एक्सेप्टेंस मुझे नहीं देनी चाहिए थी, तो फिर वो जेट स्की पे बैठेगा और तेजी से, क्योंकि अब आपको ज्यादा तेज सवारी चाहिए उस खत को पहुंचने से पहले पहले रोकना है, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले पहले रोक दें तो बच सकते हैं। ऑफर कब तक रोक देनी चाहिए? ऑफर कब तक मार्जिन होगा कि ऑफर आप वापस ले सकते हैं? एक्सेप्टेंस से पहले। इसका मतलब है ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले पहले वापस ले सकते हैं, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेट होने से पहले पहले वापस ले सकते हैं। तो ऑफरी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं और ऑफरर वो अपनी ऑफर को। ये बातें थोड़ी देर तक जरा दोबारा इनके ऊपर रोशनी डालेंगे। यहां तक हमें बातें समझ आ रही हैं? आप लोगों का वकीलों वाला मिजाज भी बन गया है, चीजें भी थोड़ी सी हैं, गहराई भी ज्यादा है। यहां तक हमें ऑफर की मुख्तलिफ बातें समझ आई। ऑफर की कुछ किस्में जो कल हमने शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ये 2 पॉइंट्स ने हमें काफी देर तक जो है वो उलझाए रखा। तो अल्लाह करे बस ये 2 पॉइंट्स तो कम से कम समझ आ गए, ताकि वो जो कल की कुर्बानी है वो किसी काम आ सके। ये भाई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, असल में मैंने इसीलिए ना एक लंबी सी लाइन लगाई थी समझाने के लिए कि जुमला क्या कहना चाह रहा है। आपने कॉमा गलत जगह लगा दिया, आपने इस रेवोकेशन को बाय द ऑफरी के साथ जोड़ दिया। यानी आपने कहा रेवोकेशन बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी, ऐसे नहीं, वक्फा गलत जगह पे दिया। रेवोकेशन बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। अब जरा जुमले का मिजाज समझे। मैं इसीलिए मुझे समझ आ रहा था कि जुमला कंफ्यूज कर सकता है, तो मैंने वो कंपाउंड वर्ड्स के साथ लाइन लगा दी थी। तो ये है रेवोकेशन बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफर। वरना इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है कि जब आप उस ऑफरी को पीछे वाली रेवोकेशन के साथ जोड़ रहे हैं तो फिर कंफ्यूजन हो रही है। डन? नहीं जी, पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हमें समझ आ गया। ऑफर की किस्में, अब आपके सामने जब 4 पॉइंट्स लिखे हुए तो आपकी बड़ी ख्वाहिश होगी कि आप सारे पढ़ लें, और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मुझे सुन लें। तो मुझे सुन लीजिएगा, ये तो आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं। 50 मिनट तो कम से कम देने हैं ना, ज्यादा से ज्यादा। कितना पढ़ा घर जाके? अगर सिरे से नहीं पढ़ा तो गलत बात है, 10 मिनट कह देंगे मुझे दुख नहीं होगा। हाँ पढ़ा। जो रट्टा मारने वाला बच्चा कई दफा वो सोचता है कि आज कम काम है, चलो रट्टा भी लगे हाथों मारे। मेरे ख्याल में जितना हम इस वक्त एक दिन में पढ़ रहे हैं वो रट्टे समेत 50 मिनट में हो सकता है। मुझे नहीं पता आपकी रट्टे की स्किल कैसी है, लेकिन जो बाकी रट्टा मारता है उसका रट्टा अच्छा तेज होता है। बारीक बारीक सी लाइनें बेचारी। तो खैर, ऑफर 3-4 तरह की होती है जी। यहाँ से कुछ बात, कहाँ से पढ़ा रहे हैं? हैंड आउट से। आईकेप की किताब तो अभी तक नजर ही नहीं आई। तो हमने ये सोचा था कि जब तक आईकेप की किताब नहीं आती हम वो एरिया उठाते हैं जिसमें ना होने के बराबर चेंजेस हैं। जो एसेंशियल्स हैं वो तो उसी तरह से हैं। किताब अल्फाज बदल सकती है, पैराग्राफ ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन बातें पढ़नी तो यही वाली होंगी जो हम पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त हम आईकेप की किताब से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आईकेप की किताब ने भी आना है। ये इस वक्त मैं अपने हैंडआउट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि पिछली वाली आईकेप की किताब की समरी है। और अभी जो ड्राफ्ट आईकेप ने हमसे शेयर किया था उसमें इस चैप्टर में बड़ी कम चेंजेस है। चलें आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, कुछ चीजें डिलीट हुई हैं, ऐड नहीं। और अब खौफ ये है कि वो दोबारा से ऐड कर दें। तो ये जो भी आपको लग रहा है हम कम पढ़ रहे हैं ना, ये हम ज्यादा पढ़ रहे हैं। असल चैप्टर में इतना भी नहीं है, हम एहतियात के ऊपर वाले दर्जे पे फायदे हैं। तो आप परेशान ना हो,
आईकेप की किताब ना आना सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन एटलीस्ट हमें तो पता ना कि कंटेंट्स क्या है सिलेबस के, हम सिलेबस के कंटेंट्स के हिसाब से जा रहे हैं आगे। आईकेप की किताब पता नहीं कब तक आती है, शायद बहुत ही लेट करेंगे तो अगले वीक के मिड तक उन्हें देनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बाद वो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। अगर अक्टूबर का मिड भी उन्होंने गुजार दिया तो फिर जाहिर है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात हो जाएंगे बच्चों के कि जी आप क्या कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कह देते हैं 3 पेपर दें और इधर से किताबें आपकी तरफ से आई नहीं है, सिलेबस आप लोगों ने बस एक एक दो दो लाइनों वाले दिए हैं, प्रॉपर डिटेल सिलेबस जिस तरह से आते हैं उस तरह से भी नहीं आए हुए। तो ये थोड़े से मसलों मसाइल हैं, लेकिन हम इन मसलों से बरी जिम्मा है, हम पढ़ ही वो कानून रहे हैं जिसमें 150 साल से कोई तब्दीली नहीं हुई। तो आईकैप बड़ी से बड़ी तब्दीली ये कर सकता है कि इनमें से कुछ चीजें गायब कर दे, ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि हम वो सब पढ़ रहे हैं जो उस जगह पे मौजूद है। लो जी, अब जो रट्टे लगा रहे थे वो कहेंगे अच्छा चलो रुक जाते हैं, आईकैप की किताब आ जाए, थोड़ा सा कम रट्टा लगा रहे हैं। तो हम इस वक्त अपने हैंडआउट से पढ़ेंगे, ये हैंडआउट सॉफ्ट में ग्रुप में शेयर हुए हैं और फिजिकली बच्चों के सामने मौजूद है। ऑफर की किस्म है स्पेसिफिक ऑफर। ए ने बी को कहा, क्या कहा होगा, याद है ए ने लास्ट टाइम बी को क्या कहा था, अगर मैं तुम्हें 2 kg ऑरेंजेस दूंगा तो क्या तुम मुझे 100 रुपए दोगे। वो तो हमने एक शर्त में ऐड किया था ना, हर दफा 250 वाला जरा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो तो एक स्पेशल कंडीशन है। तो मतलब कभी कभी नहीं भी होते तो 50 के, तो मतलब हमारी एग्जांपल ना खराब हो, तो 2 किलो ऑरेंजेस के बदले ए ने बी से ख्वाहिश का इजहार किया है, मिस्टर बी अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें 2 किलो ऑरेंजेस देने के लिए तैयार हूं, बताओ मेरी ऑफर कबूल करते हो कि नहीं। सी आया, उसने कहा ए पढ़ो 100 रुपया। क्या ये एक्सेप्टेंस सही है? क्यों? ऑफर दी ही बी को गई है, ये स्पेसिफिक ऑफर है। सी कहां से आ गया बीच में? स्पेसिफिक ऑफर का मतलब है एक शख्स ने दूसरे शख्स को, किसी एक इंसान को या किसी खास ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहूं कि कल मैं आप लोगों को हैंडआउट्स दूंगा, हैंडआउट से पढ़ेंगे, क्या ख्याल है? आपने कहा सर जबरदस्त। और ऑडिट की क्लास में बच्चे मुझे कहें सर वो हैंडआउट तो दे दें, तो मैं कहूंगा भाई आपसे तो बात ही किसी ने नहीं की, मैं जिन लोगों से मुखातिब हुआ था उन्होंने एक्सेप्टेंस देनी है। तो स्पेसिफिक ऑफर, इफ ऑफर इज मेड टू डेफिनेट और पर्टिकुलर पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक खास मखसूस बंदे को, ए ने बी से कहा बी अगर तुम पैसे दोगे तो मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, यह है स्पेसिफिक ऑफर, जो कि किसी खास इंसान या किसी खास ग्रुप को, आइडेंटिफाइड लोगों को ऑफर दी गई है कि हाँ भाई ये ऑफर आप लोगों के लिए है। ये ऑफर सिर्फ वही डेफिनेट पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। आई होप कि ये बात तो बहुत मुश्किल नहीं है। अब आपको समझ आ रहा है सिनेरियो का क्या मिजाज होगा। एक सिचुएशन सी दे देंगे, ए ने बी से कहा बी अगर तुम ये चीज करोगे तो मैं इस तरह से कर लूंगा, डी ने आके एक्सेप्टेंस दे दी, बताएं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। आप कहेंगे एक मिनट रुक जाओ, सबसे पहले कानून ये कहता है कि अगर स्पेसिफिक ऑफर हो, यानी कि एक बंदे ने दूसरे वाजे बंदे को ऑफर दी हो कि हाँ भाई ये तुम्हारे लिए ऑफर है, तो ये ऑफर कोई तीसरा बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कानून बता दिया। फिर नीचे कहेंगे यहाँ जो मिस्टर डी ने हरकत की है ये इंतहाई खिलाफ शरअ है, इसने बहुत ही अजीब सी बात कर दी है, ये तो था ही नहीं ऑफर, इसको तो ऑफर ही नहीं दी गई थी। तो एंड पे आप कंक्लूजन देंगे। या 3 स्टेप, अभी हमने 3 स्टेप भी पढ़ने हैं, वो जो हमने ओरिएंटेशन वाले दिन में आपको बताया था कि एग्जामिनर रो रो के कह रहे हैं कि भाई ये 3 स्टेप्स किया करो। एक स्टेप होता है आप बताते हैं कानून क्या कहता है, एक में आप बताते हैं कि सिनेरियो में क्या अजीबोगरीब सी बात हो रही है, और तीसरे में आप फाइनल कंक्लूजन देते हैं। तो आप कहेंगे तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये ऑफर सही एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि ये उस बंदे ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की जिस बंदे को दी गई थी। तो स्पेसिफिक ऑफर क्या है? जब किसी खास बंदे या किसी खास ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर दी जाए, उनके अलावा कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जब स्पेसिफिक ऑफर ये है तो जनरल ऑफर क्या होगी? आम आवाम के लिए, जिस जो मर्जी उसको एक्सेप्ट कर ले। एक बंदे ने अखबार में इश्तिहार दे दिया जी मेरा बटवा गुम हो गया है, जो ढूंढ के लाके देगा मैं उसे 1000 रुपए इनाम दूंगा। अब ये ऑफर है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी बंदे के लिए जो भी बटवा ढूंढ के ला देगा उसको 1000 रुपया मिल जाएगा। अब बटवा ढूंढ के लाने वाला बंदा अगर आके ये ना कहे कि मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी ऑफर, और बटवा इसके हाथ में पकड़ा दे, तो ये भी एक्सेप्टेंस है। ये कौन सी एक्सेप्टेंस है? बटवा हाथ में पकड़ा देना है,
इम्प्लाइड। याद है 3 तरह से होता है ना, बोल के, लिख के या हरकत से, एक्शन से। तो बोल के और लिख के वो एक्सप्रेस होती है कि वाज़ेह नजर आ रही है, और इम्प्लाइड का मतलब होता है जो आपके एक्शन से हुआ है। तो उस बंदे का बटवा आपको वापस लाके पकड़ा देना इस चीज की अक्कासी करता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया आपके ऑफर, तो अब आप उसको 1000 रुपए देने के पाबंद हैं। तो जनरल ऑफर क्या है? जो सबके लिए। स्पेसिफिक ऑफर क्या है? किसी खास तब के लिए, खास इंसान के लिए। तो ये इसको हम कहते हैं, इफ एन ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया को ऑफर दे दिया, मतलब कहा जाए कोई भी, एनीवन, तो वर्ल्ड के बजाय आप एनीवन भी लिख सकते हैं, और पब्लिक, देन इट इज सेड टू बी जनरल ऑफर। सच ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। ये ऑफर कोई भी कबूल कर सकता है। अब अगर पेपर में सिनेरियो दिया हुआ हो कि ए ने कहा कि मैं 2 केजी ऑरेंजेस 100 रुपए के बेचना चाहता हूं, जो भी बंदा मुझे 100 रुपए दे दे मैं उसे 2 केजी ऑरेंजेस दूंगा। डी आगे आया और 100 रुपया पकड़ा दिया, बताओ ये सही है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी सही है, क्योंकि इस ऑफर में कोई बंदा मखसूस नहीं था, उसने कहा था जो भी आके 100 रुपए दे दे मेरे से ये ऑरेंजेस ले जाए। तो जनरल ऑफर सबके लिए, जो मर्जी उसको एक्सेप्ट कर ले। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद पर्सन हु हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑफर कम्स फॉरवर्ड, जिसको पता है कि ऑफर क्या है, वो आता है and acts according to condition of the offer। चलें एक और बात, बंदे ने अखबार में इश्तेहार दिया कि जो मेरा बटवा लाके देगा मैं उसे 1000 रुपए दूंगा। उसके एक दोस्त को बटवा मिला, बट उसने अखबार का इश्तेहार नहीं पढ़ा था, उसने आगे से बटवा दे दिया। अब मुझे बताएंगे क्या ये एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं? ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी, उसने तो पढ़ी ही नहीं थी, तो जब ऑफर ही नहीं थी तो एक्सेप्टेंस का तो सवाल ही नहीं है। ये एक दोस्त की मेहरबानी काउंट होगी, ये बहुत शुक्रिया कह के उसे गले लगा लेगा और हरगिज 1000 रुपया नहीं देगा। हाँ, अब इसको ना बताओ कि उसको नहीं पता, तो ये जब 1000 रुपए निकाल के देने लगेगा तो दूसरा दोस्त थोड़ा सा अखलाकन तो कहेगा नहीं यार इसकी क्या जरूरत है, समझ आ जाएगा हाँ इसने नहीं पढ़ा हुआ। तो थोड़ा सा सियाना तो वो होगा, जिसकी जेब से 1000 रुपये जाते हैं वो बहुत सियाना होता है। हाँ, वो हो सकता है वो बोतल पिला के आराम से थोड़े पे टरखा दे। जी यहाँ से भी सवाल था, अगर वो शख्स बाद में पढ़ ले फिर क्या हो? अब तो गेम ही खत्म हो गई, केड़ा बटवा, और बटवा लेने के बाद वो बंदे का मिजाज ही बदल जाना है, उसने थोड़ी बात में सुननी है। तो ऑफर उस वक्त कम्युनिकेट नहीं हुई थी, इस बंदे ने आके जो हरकत की वो एक्सेप्टेंस होती अगर उसे ऑफर मिली होती। अब उसने आके जो बटवा दिया है वो एक दोस्त की मेहरबानी है जो दूसरे दोस्त पे की जाती है, इसका ऑफर एक्सेप्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। बाद में अगर पढ़ लें तो चूंकि एट द टाइम ऑफ दैट एक्शन उसको ऑफर कम्युनिकेटेड नहीं थी, तो उसका वो एक्शन उस पुराने टाइम पे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो नॉलेज होना भी जरूरी है, ये भी आगे हम एक्सेप्टेंस के एसेंशियल में पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी पढ़ रहे हैं जिसमें बार बार अब एक्सेप्टेंस बीच में एंटर हो रही है। जनरल ऑफर समझ आई? बस पता होना चाहिए जनरल ऑफर का, तो उस बंदे की हरकत एक्सेप्टेंस कहलाएगी, वरना एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। क्रॉस ऑफर, ए ने बी को खत लिखा, प्यारे बी अगर मैं तुम्हें 2 केजी ऑरेंजेस दूं क्या तुम मुझे 100 रुपए दोगे? जिस वक्त ए ये खत लिख के डाकखाने में, वो एक प्रॉपर लेटर बॉक्स हुआ करता था पुराने जमाने में, उसमें जाके वो पोस्ट कर रहा था, उस वक्त बी भी एक खत लिख रहा था। उस खत में उसने लिखा, प्यारे ए अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूं तो क्या तुम मुझे 2 केजी ऑरेंजेस दोगे? दोनों के खत का मतलब एक ही है, दोनों के खतों में ए ने ऑरेंजेस देने हैं, बी ने पैसे देने हैं, दोनों में ऑरेंजेस भी 2 केजी है, पैसे भी 100 रुपए हैं और डायरेक्शन भी सेम है। अगर बी कह देता अगर मैं तुम्हें ऑरेंजेस दूं और तुम पैसे, तो ये बात वो ना होती। अगर सेम ही बात दोनों बंदों ने इकट्ठे एक दूसरे को कर दी है तो ये क्रॉस ऑफर कहलाता है। क्रॉस ऑफर इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। इस जुमले की गहराई समझ आई? ए ने खत में लिखा, अगर मैं तुम्हें 2 केजी ऑरेंजेस दूं तो क्या तुम मुझे 100 रुपए दोगे? इसका जवाब आना चाहिए हाँ। इसने ये रवाना किया, इधर से इसके हाथ खत आया, उसमें बी ने लिखा हुआ है अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूं तो क्या तुम मुझे 2 केजी ऑरेंजेस दोगे? ये एक्सेप्टेंस नहीं है। ये भी ऑफर है, वो भी ऑफर है, दोनों की ऑफर सेम है।
एक्सेप्टेंस कब होगी? इन दो में से कोई एक कहे कि हाँ मुझे तुम्हारी ऑफर कब, तो ऑफर के जवाब में वही ऑफर अगर आपके सामने दोबारा आ गई है तो ये एक्सेप्टेंस नहीं। तो क्रॉस ऑफर इफ टू पार्टीज, अगर दो पार्टीज इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर्स ऑफर, एक दूसरे की ऑफर को ना जानते हुए मेड सिमिलर ऑफर्स टू ईच अदर, सेम ऑफर एक दूसरे को कर दें, तो ये क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर आर नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस के मुतबादिल नहीं माना जाएगा, इनमें से किसी एक को यस कहना होगा। ए ने बी से कहा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बी ने ऐसे कहा मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुमने क्या काम करते हैं इकट्ठे बोल देते हैं, दोनों ने इकट्ठे बोल दिया और एक ही बात बोल दी, तो ये ऑफर क्रॉस ऑफर हो गए। ये और बी ने इकट्ठे एक दूसरे को क्या बोला, मुझे तुमसे नफरत है। अब इनमें से किसी एक को कहना पड़ेगा हाँ कबूल है, या सेम हेयर, या इस तरह से करके। तो अगर एक ही बात दोनों ने साइमल्टेनियसली एक दूसरे को कर दिया तो ये दोनों ऑफर है, ये मूवी के एंड तक कंफ्यूज रहेंगे, इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर, अपनी अपनी तरफ से खत लिख लिख के बैठे हुए, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है। साफ सुथरी बात तो यही हो सकती है ना क्लास में खड़े होकर। क्रॉस ऑफर समझ आई? क्योंकि यंग बच्चे हैं, ऐसी बातें ज्यादा समझ आती हैं। पता है लॉ के अंदर ना आगे जाके कुछ एग्जांपल्स में शादी की एग्जांपल्स भी आते हैं, कुछ कानून बीच में आते हैं, वो वाले टॉपिक से बच्चे आगे जाने ही नहीं देते, और वो लाइनें उनको इतनी खूबसूरत समझ आती हैं, पता नहीं मतलब नन्हे मुन्ने रही और इतनी ज्यादा हैवी ख्वाहिशात। शादी करने के लिए तगड़ा होना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कानून पास करने पड़ेंगे, अच्छे पेपर पास करके अच्छे रुतबे पे पहुंचना पड़ेगा। कहते हैं ना फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले इस काबिल बने कि आप कहें कि हाँ बस अब घर वालों को मैं जाके शादी की बात कर सकता हूँ, अभी तो जूते ही पड़ना है। ठीक है जी, कम से कम कुछ पेपर पास करके घर वालों को दिखाएं। क्रॉस ऑफर समझ आ गई? सर क्रॉस ऑफर तब भी एक्सेप्ट हो सके अगर दोनों में से कोई एक अपनी ऑफर रेवोकेट कर दे, नहीं फिर भी नहीं। अगर किसी एक ने रिवोक भी कर दिया तो भी नहीं, जब तक इनमें से कोई एक दूसरे की ऑफर को वाज़ेह तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दोनों ने सेम ऑफर दे दी, ये ने कहा एक ही हो गया, अपनी ऑफर वापस ले ली, तो भी एक्सेप्टेंस नहीं हुई। एक्सेप्टेंस तब वो अपनी ऑफर वापस लेके गए, हो यार मैंने भी यही खत भेजा था, चलो साइड पे करते हैं, तुम्हारी ऑफर मुझे कबूल। तो कबूल है कहना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज ऑफर एक्सेप्ट नहीं होती, ये तो आपको पता ही है। यहाँ एक दफा भी चल जाता है। क्रॉस ऑफर समझ आ गई हमें, फिजिकल ऑनलाइन सबको। स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर, जब आप किताब में जाएंगे तो यहाँ एक वर्ड टेंडर भी लिखा नजर आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो लफ्ज हम यहाँ पे देखें, क्योंकि वो लफ्ज आगे एक और जगह किसी और मतलब में इस्तेमाल होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी 3 वर्ड बहुत है। कहाँ हैंडआउट में लिखा हुआ है, मैंने स्लाइड से गाइड कर दिया। तो ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे आखिरी वाला लिखा होगा, बस आपने उसको ऐसे ऐसे खींची मिची कर देना, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये वर्ड हमने आगे और मतलब में पढ़ने पर आप कंफ्यूज हो। ऑलरेडी 3 वर्ड आपके पास काफी हैं, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर। एक ऑफर जो मुसलसल जारी है, बाहर लिखा हुआ एडमिशन ओपन पर सब्जेक्ट एट द रेट ऑफ 20,000, अमाउंट डिफाइन कर दी, सब्जेक्ट के नाम लिख दिए और कह दिया दाखिले जारी हैं, स्टैंडिंग ऑफर है। जब तक लोग आके दाखिले कराते रहेंगे, जब तक कि वो बोर्ड वहां से हटा नहीं देते, तब तक ये है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब है जो एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए चलती रहे। जो ऊपर स्पेसिफिक और जनरल ऑफर पड़ी थी ना, वो वन टाइम थी, वन टाइम थी। एक ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, कहानी खत्म। जनरल ऑफर में एक ऑफर दी गई थी, एक एक्सेप्टेंस हुई थी, कहानी खत्म। स्टैंडिंग ऑफर में अब वही बात है कि फल वाला फल सजा के बैठा हुआ और साथ लिखा हुआ है 100 रुपए और नीचे लिखा हुआ है नॉट नेगोशिएबल, जब तक उसके फल खत्म नहीं हो जाते तब तक ये एक स्टैंडिंग ऑफर। अब सोच के बताएं, स्टैंडिंग ऑफर क्या सिर्फ स्पेसिफिक के केस में होगी या जनरल में भी हो सकती है? दोनों जगह हो सकती है। स्पेसिफिक हो तो हो सकता है वो बता दें कि सिर्फ ये तरह के हजरात के लिए ये वाली चीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेज कह दे कि कंपनी लॉ में एडमिशन जारी हैं सिर्फ उसके लिए जिसका ग्रुप ए के 2 पेपर पास हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये है तो स्टैंडिंग ऑफर, लेकिन
एक खास तबके के लिए। तो स्टैंडिंग ऑफर का मतलब है चलती हुई ऑफर, वो किसी एक खास तबके को भी हो सकती है, वो जनरल पब्लिक को भी हो सकती है। तो ऊपर सिंगल ट्रांजैक्शन थी और यहाँ मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, यहाँ मोर ट्रांजैक्शन है। इफ एन ऑफर इज ऑफ ऑनगोइंग नेचर, एक ऑनगोइंग नेचर की ऑफर खड़ी हुई है, जो भी आए उसको एक्सेप्ट करता जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर होगा? जब कोई पर्सन सिग्निफाई करे अपनी एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑफर। जब दूसरा बंदा आके कहे हाँ भाई ये ऑफर मुझे कबूल है, ये बात मुझे समझ आ रही है। Done? मेरा एक सवाल है, क्या ऑफर हमेशा कोई काम करने की होगी या कभी कभी कोई काम ना करने की ऑफर भी हो सकती है? कैसे कैसे एग्जांपल हो सकती है? क्या आप तुम ये प्रॉपर्टी ना बेचो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, और वो अब आगे जाके देखेंगे ना इनमें से लीगल कौन सी और इलीगल कौन सी है। गाड़ी ना बेचो, ठीक है, वो तो फिर आप कहेंगे कुर्सी ना बेचो, एसी ना बेचो, मतलब ये एक हो गई ना, आप किसी डिफरेंट कैटेगरी की तरफ मूव करें। कभी ऐसा हो सकता है कि काम ना करने के पैसे मिलते हैं। पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं बच्चों शरारत नहीं करोगे टॉफी मिलेगी। बड़ी मजेदार बात थी कि अगर कल आप लोग ना आए तो परसों हम ज्यादा पढ़ लेंगे, इस तरह की ऑफर। वाह, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पता है कई दफा कुछ प्रोफेशनल में यूं भी होता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर है या एक डॉक्टर है। अब फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूं, मैंने जाके कहूं मेरी तबीयत बड़ी नासाज रहती है ना, मैं सोच रहा हूं मैं रिजाइन कर दूं। अंदर खाते मैंने किसी से बात की हुई हो, पता ही नहीं भी लग जाना है। ये कहेंगे वाकई आपकी तबीयत क्या? मैंने कहा जी बहुत ही नासाज रहती है, मैं तो बिल्कुल, मेरे से तो खड़े होकर क्लास पढ़ाई नहीं जाती, मैं तो बस हालत बहुत खराब रहती है। उन्होंने कहा अच्छा चलें तो फिर आप हमें छोड़ के किसी और के पास तो नहीं जाएंगे? मैंने कहा जब रिजाइन कर दिया तो फिर क्यों किसी के पास, मतलब क्यों किसी के पास नहीं जाना, रिजाइन कर दिया। अब इन्हें पता है इनको रिजाइन करने से ज्यादा मसला ये है कि ये किसी और जगह चले गए तो कुछ बच्चे ना साथ मूव कर दें। तो हो सकता है कहें कि आदिल साहब आपकी तबीयत का इशू है और हमें भी बड़ी फिक्र है आपकी तबीयत की, आप रिजाइन करना चाहते हैं, आपका आईनी हक है, आप रिजाइन कर सकते हैं। एक काम करते हैं आप रिजाइन कर दें और अगले 6 महीने की हमसे सैलरी लेते हैं, बस इस दौरान आपने एक मेहरबानी करनी है, कहीं और नहीं पड़ा। तो अब अगर मैं गायब हूं और बच्चे ने पढ़ना ही पढ़ना है, वो पूछेगा आदिल साहब कहाँ गए? वो कहेंगे जी छुट्टियों पे भेज दिया हमने उन्हें। तो बच्चे कहेंगे अच्छा चलो ठीक है किसी और से पढ़ लेते हैं, वो पढ़ना तो है, पढ़ाई को तो नहीं रोका जा सकता। तो कॉलेज का जो खौफ था वो खत्म हो गया और आदिल साहब को छुट्टियों के पैसे मिल गए। तो कभी कभी काम ना करने के भी पैसे मिल जाते हैं। ये हॉस्पिटल्स में कई दफा एक डॉक्टर एक जगह से दूसरी जगह स्विच हो रहा होता है तो उनके साथ ही मामला होता है। लॉ फर्म में अक्सर इस तरह से होता है ताकि वो उनके क्लाइंट्स ना तोड़े, ताकि वो उनको कंपटीशन ना दे। तो कभी कभी कुछ ना करने के भी पैसे मिलते हैं। इवन परमानेंट एम्प्लॉइज को कहा जाता है आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, इस परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के दौरान आप कोई और काम नहीं करेंगे, उसके पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। कई दफा कुछ चीजों पे प्रीमियम इसलिए दिया जाता है कि जी आपने अपनी जॉब के साथ वो काम नहीं करना, तो कभी कभी काम ना करने के भी पैसे मिलते हैं। तो ऑफर कभी कभी होती है ये काम करो और कभी कभी ऑफर होती है ये काम ना करो। यहाँ भाई कुछ कहना चाहते जी बिल्कुल, आपस में इस तरह के अरेंजमेंट कर लेते हैं, कार्टल्स बना लेते हैं, मुख्तलिफ तरीके कर लेते हैं कि आपने इसमें बिड नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना। अब अगेन उनमें से कुछ लीगल होते हैं कुछ इलीगल होते हैं। हम आगे जाएंगे तो ये भी देखेंगे कि किस किस्म की इजाजत किस किस्म के काम से रोका जा सकता है और किस किस्म के काम से नहीं रोका जा सकता। तो ऑफर हमें समझ आ गई इसी तरह से। हाँ अब ये देखें ना, ये भी एक कंडीशन बन गई कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफर और ऑफर के एसेंशियल समझ आए। अब रह गई उसकी तकलीफ दे डेफिनेशन। हैंडआउट आपके पास है, एक हैंडआउट जरा दिखाएं। आप लोगों के पास कुछ डेफिनेशंस थी हैंडआउट, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको मैं बता दूं, ये हैंडआउट का पेज नंबर 8 जो कि पहला सफा।
प्रपोजल की डेफिनेशन देखते हैं। ऑफर को प्यार से प्रपोजल भी कहते हैं, तो ऑफरर को प्रपोजर भी कहते हैं और ऑफरी को प्रपोजी भी कहते हैं। ऑफर और प्रपोजल समझ आते हैं ना, प्रपोजल भी एक पेशकश है, ऑफर भी। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। व्हेन वन पर्सन, जब एक बंदा सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाई का क्या मतलब होता है? तस्दीक करे, ओके करे, जाहिर करे, बताए, हाँ कहे। जब एक बंदा दूसरे को कहे यस, हिज विलिंगनेस, कि वो चाहता है क्या, टू डू, कि वो कुछ करे। याद है मैं 2 किलो ऑरेंजेस देना चाहता हूँ। और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या ये काम नहीं करना, याद है, करना या ना करना। विद अ व्यू, इस इरादे से, टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, कि ऑब्टेन किया जाए, हासिल किया जाए। एसेंट का मतलब है कॉन्सेंट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एसेंट, इसका मतलब है रजामंदी। ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट, उस एक्शन और एब्सटिनेंस के लिए ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। जब एक बंदा दूसरे को अपनी चाहत का इजहार करे कि मैं ये काम करना चाहता हूं, या फर्ज करें मैं ये काम नहीं करना चाहता, इस इरादे से कि दूसरे से पूछे कि उसकी रजामंदी इस एक्शन के ऊपर क्या है। मैं आपको 2 किलो ऑरेंजेस देना चाहता हूं, अगर आप मुझे 100 रुपए दें, बताएं आपका क्या ख्याल है। जब एक बंदा, अब वही बात है, सेंसस पढ़ के वाला जुमला टेक्निकल है लेकिन समझ ज्यादा आ गया। जब एक बंदा दूसरे को अपनी विलिंगनेस का इजहार करता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, इस इरादे से कि दूसरे से उसकी रजामंदी भी हासिल कर ले, तो इस बंदे ने जो हरकत की है वो प्रपोजल कहलाता है। और हरकत करने वाला प्रपोजर या ऑफरर कहलाता है। और जिसको ये हरकत की गई है, जो दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट है, वो प्रपोजी या ऑफरी। यही चीज आपको ऑफर में डेफिनेशन में भी नजर आएगी, प्रपोजल स्लैश ऑफर। अब अगर ये ऑफर है तो एग्रीमेंट क्या था? ऑफर में एक्सेप्टेंस ऐड हो जाती थी तो ये एग्रीमेंट बन जाता, ये आपस में एग्रीमेंट बन जाता था। अब इसमें एक और चीज कंसिडरेशन भी होती है जिसका किताब में आपको जिक्र मिलेगा जब आएगी, लेकिन अभी मैं उसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर हमने आगे बड़ी डिटेल से बात करनी है। अगर दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट और एग्रीमेंट में कोई ना कोई मुआवजा दोनों तरफ से हो, दोनों तरफ से कोई ना कोई फेवर हो, तो फिर वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा पाता है। यानी ए अगर बी से कहे कि मैं आपको 2 किलो ऑरेंजेस देना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? उसने कहा तो नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों? दूसरी तरफ से कोई पैसे शैसे की तो बात ही नहीं है, मैं आपको 2 किलो ऑरेंजेस देना चाहता हूं, ये तो गिफ्ट है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली ऑफर एक्सेप्टेंस है वो तब होगी जब दोनों तरफ से कोई ना कोई कंसिडरेशन हो। उसको कंसिडरेशन कहते हैं मुआवजा। अभी हम उसका जिक्र नहीं कर रहे डिटेल से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट है एक ने ऑफर दे दी, एक ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एग्रीमेंट दोनों के दरमियान हुआ। अब दोनों का एक एक प्रॉमिस है। एक बंदे का प्रॉमिस है मैं ऑरेंजेस दूंगा, दूसरे का प्रॉमिस है मैं 100 रुपए दूंगा। ये अब 2 प्रॉमिसेस मिल जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि लो भाई अब ये एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट बन गया। तो प्रॉमिस ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दोनों तरफ से कोई ना कोई बात हो। यहां तक बात समझ आई? तो एक डेफिनेशन है जो अभी भी आपको परेशान करेगी, विच इज प्रॉमिस। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. तो ये वही बात है जो हमने एग्रीमेंट में पढ़ी हुई है। तो एग्रीमेंट में क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो मजीद तोड़े अपने पीछे जो हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, यहां पे कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। इन दोनों को मिला के प्रोमिस कहेंगे। अब नया लफ्ज़ हम पढ़ेंगे। ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला के हम क्या कहेंगे? प्रोमिस। और प्रोमिस में अगर कंसिडरेशन ऐड हो गई तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। नहीं, एग्रीमेंट किसे कहेंगे? प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन।
जी इसको ऊपर कर लेते हैं। एक दफा मैं कहानी दोबारा से ऊपर, सारी की सारी कहानी ऊपर दोबारा से बना देता हूँ। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट प्लस लीगल बाइंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आपसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं जिसमें लीगल बाइंडिंग हो। तो अगला बंदा आपसे पूछेगा ये एग्रीमेंट क्या भला है, तो आप कहेंगे अगर प्रॉमिस में दोनों तरफ से कंसिडरेशन हो तो एग्रीमेंट होता है। कंसिडरेशन क्या है, वो मुआवजा, वो बदला, वो जो आपको चाहिए, किसी को फल चाहिए, किसी को पैसे चाहिए। तो वो पूछेगा एग्रीमेंट क्या चीज है, तो आप कहेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस, सॉरी वो पूछेंगे प्रॉमिस क्या है, तो प्रॉमिस में हम कहेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस को प्रॉमिस कहते हैं। तो ये बातें अभी भी परेशान कर रही है, क्योंकि अभी तक वर्ड कंसिडरेशन से हमारी ज्यादा जान पहचान नहीं हुई। ये यहाँ मेरा इख्तलाफ है किताब से, किताब ने यहाँ कंसिडरेशन को बिला वजह फिट कर दिया, मैंने इसलिए नोट्स में गाइड कर दिया, सिर्फ डेफिनेशन के अंदर लिखा और समझाने के लिए आपके सामने ये फार्मूला लिखा। जब हम कंसिडरेशन पूरी पढ़ चुके होंगे तो ये वाला जुमला आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो अभी तक ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, ये वाले अल्फाज हमने समझने की कोशिश की, लेकिन कंसिडरेशन के ऊपर अभी हम मजीद बात करेंगे कि दोनों साइड से क्या चीज एक दूसरे को मिले तो लाजमी कॉन्ट्रैक्ट सही होगा। सारी बातें क्लियर है? ऑफर की डेफिनेशन समझ आई है? जब एक बंदा दूसरे को अपनी रजामंदी का इजहार करता है कि मैं चाहता हूं ऐसा करूं, और तुम बताओ तुम इस बारे में हाँ कहते हो या नहीं कहते कि मैं ये एक्शन करूं या ये एब्स्टिनेंस यानी कि इस एक्शन से बाज रहूं या नहीं, तो ये बंदा दूसरे को ऑफर कर रहा होता है। एक्सेप्टेंस की तो आसान सी डेफिनेशन है, ऑफर को बाआईनी ही वैसे ही मान लेना। ये बाआईनी ही समझते हैं, बिल्कुल हूबहू जैसी ऑफर थी वैसे ही उसको मान लिया, तो ये एक्सेप्टेंस है। डन। कहानी को एक दर्जा आगे बढ़ाते हैं। न्यूज़पेपर में जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आती हैं और कैंडिडेट उसकी बेस पर अप्लाई करते हैं, ये ऑफर है या इनविटेशन है? अगर तो एक एक चीज एक्सप्रेसली लिखी हुई है, इतनी सैलरी है, फलाना है, ये बंदा आए और आके हमें ज्वाइन कर ले, तो फिर तो ऑफर है। लेकिन इतना क्लियरली नहीं लिखा होता, लिखा होता है कंपिटेंट लोग होंगे, मार्केट इक्विवेलेंट सैलरी देंगे हम, और इस तरह से आप आए, अपने आप को साबित करें इंटरव्यू में, और फिर हम बात करेंगे। तो ये इन्विटेशन होता है, क्योंकि इसमें एक वाज़ेह तरीके से एक प्रॉपर ऑफर नहीं दी गई होती है, लोगों को बताया होता है हम रेडी हैं, हमें बंदा चाहिए, आओ जरा अपने अपने बारे में बताओ, फिर बैठ के बात होगी। तो ये फिलहाल इनविटेशन है, क्योंकि जनरल ऑफर भी तब होती है जब इसमें एक अमाउंट या कोई चीज डेफिनेट होती है। जब ये है ना कि अच्छा चलो आओ देखेंगे, तो वो इनविटेशन। क्लियर? बाहर एडमिशंस ओपन लिखा हुआ है तो इनविटेशन है, और एडमिशन ओपन के साथ लिखा हुआ है एडमिशन ओपन इन बी लॉ पेपर 20,000 नो नेगोशिएशन, तो ये ऑफर है कि आपने बड़ा वाजे बता दिया कि भाई हम इस पेपर में इतने हजार रुपए पे एडमिशन ओपन करके बैठे और हमने इसमें कोई बार्गेन नहीं करनी, ये हमारी तरफ से ऑफर है। अब बच्चा आके अगर अपने तरीके से बार्गेन शुरू करेगा तो बच्चे की काउंटर ऑफर कराएगी, लेकिन अब ये इन्विटेशन नहीं है। इन्विटेशन था वो जो हवा में थी बात, जो डाउट में थी, आ जाओ एडमिशन ओपन है, आ जाओ बैठो देखते हैं बात करते हैं। क्लियर? एक्सेप्टेंस की तरफ चलते हैं। ऑफर हमें फाइनली समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब रजामंदी, मान लेना। जब एक बंदे की ऑफर दूसरा किस तरह से मान ले, हूबहू, उन्होंने कहा बाइनी में ना गला जरा ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो जब बाइनी ही वैसे ही हूबहू बिल्कुल 100%, जो अगले ने बोला मनोवन अगर आपने मान लिया, मैं इसलिए बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पेपर में सिनेरियो देखते ही आपके जहन में आए कि नहीं यार ये आईने वाली बात तो यहाँ नहीं हुई, बाइनी कहाँ जहन में आना है, क्योंकि वो तो धोखा लग रहा है, सर कोई आईने आईने वाली बात कर रहे थे, तो वो तो यहाँ नजर नहीं आई। तो जब एक ऑफर हूबहू 100% जो है जैसा है एज इट इज आप एक्सेप्ट कर लें, तो वो है एक्सेप्टेंस। और अगर एक्सेप्ट करते हुए आपने कोई शर्त रख दी आगे से कि हाँ कबूल तो है लेकिन महीने बाद पे करूंगा,
तो पहला सबसे जरूरी एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट, वाज़े वाशगाफ, बिल्कुल यकीनी होनी चाहिए, एंड अनकंडीशनल, बगैर किसी शर्त के। ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन, ऑफर को बिल्कुल मनोमन वैसे ही मान लेना चाहिए, तो फिर वो एक्सेप्टेंस होगी। इफ एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस के वक्त कोई शर्त रख दी गई, कौन रखेगा? एक्सेप्ट करने वाला, देन इट वुड बी कॉल्ड काउंटर ऑफर कहलाएगी। ये सही बात नहीं मानी जाएगी। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है जो अगले बंदे ने ऑफर दी थी आपने बिल्कुल वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक्सेप्टेंस है। आपने आगे से अपनी कोई नई बात की तो ये अब आपकी तरफ से ऑफर है, अब दूसरे बंदे ने सोचना है कि वो आपकी बात माने या ना माने। क्लियर? ये पहला रूल। कम्युनिकेशन की तरफ जरा थोड़ा सा बाद में आते हैं, इसमें काम करते हैं। बाय पोस्ट को मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं कल के लिए, बाकी चीजों को हम पढ़ते हैं, क्योंकि बाय पोस्ट में हमने काफी खिचड़ी पकानी है। सबसे ज्यादा दिमाग हमने बाय पोस्ट में इस्तेमाल करना है। जो खत आएंगे ना, तो खतों में सारी कहानी हिल जाएगी। पता नहीं उसने कब खत भेजा हुआ था, पता नहीं उसने कब भेजा हुआ था, उसका पहले खत पहुंच गया या इसका खत पहले पहुंच गया, और खत पहुंचते भी महीने महीने बाद थे। तो ये खतों वाली बात जरा बाद में करेंगे। पहले एक्सेप्टेंस कंप्लीट तब होगी जब ये कम्युनिकेट हुई। ए ने बी से कहा कि मैं आपको 2 किलो ऑरेंजेस देना चाहता हूं, क्या आपको कबूल है 100 रुपए देने की एवज? बी ने इतना आहिस्ता से कबूल है कहा कि ए तक आवाज ही नहीं पहुंची। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस वो होगी जो कम्युनिकेट हो, बोल के की जाए तो सुनाई दे, लिख के की जाए तो दिखाई दे, एक्शन से हो तो एक्शन ऐसा हो जिससे क्लियर कट मतलब निकलता हो। यानी इसने कहा जी मैं आपको 2 किलो ऑरेंजेस बेचना चाहता हूं, अगर आप 100 रुपए दें, कि आप तैयार हैं? और अगले ने आगे 100 रुपया ही पकड़ा डाला, तो ये भी एक्सेप्टेंस। बोला कुछ नहीं, लिखा कुछ नहीं, लेकिन उसका ये 100 रुपया पकड़ा देने का कंफर्म मतलब है कि उसको कोई मसला नहीं, वो चाहता है कि 100 रुपए देके आपसे 2 किलो ऑरेंजेस ले। तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय वर्ड स्पोकन, बोल के या लिख के या थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। जैसे ऑफर में भी हमने कहा था ना, बोल के, लिख के या एक्शन से, तो यहां पे भी हम बात कर रहे हैं कि बोल के, लिख के या एक्शन से। एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड आइदर बाय ऑफरी हिमसेल्फ, या तो ऑफरी खुद एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दे, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने एक नुमाइंदे को भेज दे कि जाके उन्हें बता दो कि जी हमें कबूल है आपकी ऑफर। तो इसमें आप अपना कोई नुमाइंदा भी भेज के उसको एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का बेसिक रूल। ये जो टेलीफोन और टेलेक्स, फैक्स वगैरह पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब खत वगैरह तो लेट पहुंचते थे। पुराने जमाने में तार का कॉन्सेप्ट होता था, जी तार आई है, तार समझते हैं? तार। खत जरा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म होता था। तो जब पहली दफा फैक्स और टेलेक्स मशीन्स आई, उसमें ये होता था कि एक तरफ से आप खत डालते थे, फिर वो तारों के थ्रू कनेक्ट हुआ वो होता था, और वो एक बड़े सुस्त से, अजीबोगरीब से इंटरनेट के थ्रू दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में एक और इस तरह की मशीन के पास जाता था, और वहां वो कागज का दोबारा से प्रिंट निकलता था। उसने अपना इमेज सेव करके भेजा होता था, और यहाँ इमेज दोबारा से प्रिंट हो जाता था। तो इसको कहते थे तार आई है। तार वॉज द फास्टेस्ट मैकेनिज्म, और उस जमाने में इस पर अच्छा खासा खर्चा आता था। लेकिन अगर कोई चीज फौरी भेजनी होती थी तो फिर ये यूज किया जाता था, फैक्स या टेलेक्स वगैरह। ये जहन में रहे कि हम बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो तेज तरीन इक्विपमेंट्स पे हुए हैं, समझ रहे हैं? फैक्स मशीन, तेज तरीन इक्विपमेंट्स, 150 साल पुराने, तो ट्रीटेड ऑन सेम प्रिंसिपल एज एन ओरल एग्रीमेंट मेड बिटवीन पार्टीज फेस टू फेस। तो इसकी वही हकीकत होगी जैसे आमने सामने खड़े हैं, क्योंकि इसमें रफ्तार फास्ट है, खत वाला मामला नहीं है। खत होगा तो खिचड़ी आएगी, तो खत नहीं है तो टेलीफोन पे ऑफर इज इक्वल टू आमने सामने बिल मुशाफा ऑफर, या टेलेक्स पे या फैक्स पे, इनमें से किसी भी तरह से होगा तो वो एक ओरल एग्रीमेंट की तरह से होगा। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी कंप्लीट होगा जब एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाए प्रपोजर, नॉट व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड बाय एक्सेप्टर। उसने फोन पे कहा हाँ कबूल है, रास्ते में आवाज बैठ गई, तार कट गई, कनेक्शन आउट हो गया, टू टू की आवाजें आ गई,
जैसे वो लॉ में पहले दिन आवाजें आ रही थी, वो कौन सी, वो डिंग डोंग बच्चे कहते हैं जी, बस वही आवाजें आ रही है। तो ऐसे में मेरी तरफ से लेक्चर जा रहा था लेकिन अगले बंदों तक लेक्चर पहुंच नहीं रहा था। तो एक्सेप्टेंस तब कम्युनिकेट होगी जब एक्सेप्टेंस पहुंच जाए उस बंदे तक। उधर से कागज डाला, इधर से मशीन ने खाली कागज निकाल दिया, उसने तो भेज दिया लेकिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई। एक्सेप्टेंस जब ये देख लेगा तो कम्युनिकेट होगी। अगेन बात मुश्किल नहीं थी लेकिन खामखा उन्होंने पेचीदा किया, इसलिए किया कि खतों में रूल डिफरेंट हो जाता है। खत की तरफ तो हमने आज आना ही नहीं है। तो ये एक दो एसेंशियल हमने पढ़े हैं, आगे के एसेंशियल्स को देख लेते हैं ताकि एक्सेप्टेंस की सिवाय पोस्ट वाले रूल के बाकी सारी बातें हम पढ़ लें। रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, जो टाइम स्पेसिफाइड है उसमें होना चाहिए। ऑफरर ने कहा था 4 दिन में कबूल करना है तो ठीक है, तो 4 दिन में जवाब देने हैं। और अगर ऑफरर ने टाइम नहीं बताया तो कितने टाइम में, और रीजनेबल कितने टाइम को कहते हैं, कानून बताएगा, अदालत देखेगी, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, हमें नहीं पता रीजनेबल किसे कहते हैं। उस तरह के माहौल में जो रीजनेबल टाइम है वो उसमें, ये ऐसे ही है जैसे आप नीचे गए एडमिशन कराने, एडमिशन का सीजन चल रहा है, फुल रश है, शोर शराबा है, आपने कहा जी मैंने एडमिशन लेना, उन्होंने कहा ये वाली क्लास में एडमिशन नहीं है, ये वाली में मिल जाएगा। आपने कहा अच्छा ये वाली में मिलेगा, मैं सोच के बताता हूँ। उन्होंने कहा भाई जल्दी से मुनासिब टाइम में सोच के बता दे। अब यहाँ मुनासिब टाइम कितना होगा, शायद 1 से 2 दिन, क्योंकि जब आप 5 दिन बाद कहेंगे हाँ मैंने माइंड बना लिया मैं दूसरी क्लास में पढ़ूंगा, कहेंगे बड़ी जल्दी आ गए आप। भाई अब दूसरी क्लास भी फेल हो गई, तीसरी क्लास के बारे में क्या कहते हो, सोच के बताओ। वही बात है ना, पहले फिजिकल क्लास, फिर फिजिकल के दरवाजे बंद हो गए तो अच्छा जो उससे थोड़ा सा कम लेवल की वो है लाइव स्ट्रीमिंग, नीचे वाले कमरे में कम से कम टीचर बड़ा बड़ा करके नजर आ रहा है और कम कॉलेज में बैठे हुए, कॉलेज का इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है तो चलो ठीक है। और चांसेस ये हैं कि टीचर मतलब हो सकता है बीच में नीचे आके थोड़े से जवाब भी दे दे, या टीचर को कम से कम बिल्डिंग में पकड़ा जा सकता है। वो भी फुल हो गया तो फिर क्या होगा, ऑनलाइन। कोरोना ने तो दरवाजे ही ओपन कर दिए। पहले होता था कि एडमिशन बंद हो जाते थे, बंद ही नहीं होते, अब तंग आए हुए हम। और ऑनलाइन में तो बच्चे कभी भी आ जाते हैं, और बच्चा जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, आते एकदम से देखते हैं इधर उधर क्या हो रहा है, कहते हैं क्लासें कब से शुरू होंगी। अब ऐसे ना तड़प जाते हैं हम कि भाई मतलब तुम महीने बाद तुमने ज्वाइन किया है तो मतलब तुम्हें पता ही है ना कि सब कुछ चल रहा है, तो अब एकदम से आज आगे पूछ रहे हो कि जी क्लासें कब, क्या यहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो वो ये इस तरह से होता है कि ऑनलाइन में लोग साथ साथ ज्वाइन करते रहते हैं। तो टाइम रीजनेबल समझ आया, अब तो समझ आ गया कि अगर वो, और लाइव स्ट्रीमिंग वालों को ज्यादा समझ आ रहा होगा क्योंकि हो सकता है उन्होंने रीजनेबल टाइम में रिस्पॉन्स ना दिया हो। तो रीजनेबल टाइम का मतलब है वो टाइम जो उस तरह के सेक्टर में रीजनेबल काउंट होता है। या तो टाइम स्पेसिफाइड में ऑफर एक्सेप्ट करें और टाइम नहीं स्पेसिफाइड तो रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। याद है बटवा उठाने वाला, एक्सेप्टर को पता भी होना चाहिए कि ऑफर है क्या। बटवा उठा के लाके देने वाला दोस्त नहीं जानता था कि इसके पीछे एक ऑफर है, तो उसकी वो हरकत एक्सेप्टेंस नहीं काउंट हुई थी। क्यों नहीं काउंट हुई थी, उसे पता नहीं था कि ये एक्सेप्टेंस जो मैं हरकत कर रहा हूं एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टर को अवेयर होना चाहिए एक्सेप्टेंस वाला काम करते हुए कि एक प्रपोजल है। एक्सेप्टेंस ऑफर लैप्स होने से पहले पहले देनी है। एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी कि हाँ भाई मैं आपको ये इतनी चीजें बेचना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है। उसने कहा जी मैं सोच के आपको बताता हूँ। 3 दिन बाद सोच के पहुंचा, उसके घर पे दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, सामने उसकी मैयत पड़ी हुई। उसने कहा बड़ी जल्दी चले गए दुनिया से, मैं तो तुम्हें बताने आ रहा था कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ऑफर। तो वो बंदा ही मर गया तो ऑफर भी मर गई है। जब ऑफर मर गई है तो ये एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती। उस टाइम पे वो सिर्फ दुआ करेगा और चला जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफर के लैप्स होने से पहले पहले होनी चाहिए। मैंने एक बात देखी है, जब भी मौत का जिक्र, मैयत का जिक्र होता है, आप लोगों के चेहरे पे हवाइयां आ जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है और वाकई ही इतना डरता रहना चाहिए, लेकिन इसे याद भी जरूर रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स में ऑरेंजेस की एग्जांपल, पैसे की एग्जांपल है, तो हम मौत की एग्जांपल भी दिया करेंगे जो एक सर्टेन चीज है। आगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे एक जगह आती है, वो मौत को सर्टेन इवेंट काउंट करते हैं, अनसर्टेन नहीं कहते, इसने आनी है।
मतलब वो एक छोटा सा वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें होता है कि कंडीशन, ये जो है ना कंडीशनल ऑफर, कंडीशनल होनी चाहिए, कंडीशन ऑन अनसर्टेन थिंग। तो कहते हैं मौत अनसर्टेन नहीं है, मौत सर्टेन थिंग है। तो हमारा ये सिलेबस जो है वो हमें आखिरत की याद भी दिला देता है। चले, मैं शायद गलत जगह गलत बात कर रहा हूँ। नेगेटिव कंफर्मेशन, जब ऑफर में नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए तो एक्सेप्टेंस में भी नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। बात समझ आई? एक्सेप्टेंस उस मोड में होनी चाहिए, उस तरीके के मुताबिक, उस मैनर के मुताबिक होनी चाहिए जो बताया था अगले ने। इसने कहा था भाई मैं 2 kg ऑरेंजेस आपको देना चाहता हूं अगर आप 50-50 के 2 नोट दें। अब एक्सेप्टेंस का मोड क्या है? 50-50 के 2 नोट नहीं है उसके पास, उसने 100 रुपया दिया, तो टेक्निकली तो इसे एतराज होना चाहिए पहले बंदे को। और अगर ये एतराज ना करे, उसकी तरफ देखे, फिर सोचे अच्छा चलो कोई नहीं, खैर है, तो हो गई एक्सेप्टेंस। यानी उसने जो एक्सेप्टेंस दी है वो ठीक नहीं थी, लेकिन अगर ऑफर देने वाले को उसकी एक्सेप्टेंस पे एतराज कोई नहीं है तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। जी जी। अगेन अगर ऑफरर ने ऐसा कहा है, मतलब ऑफर कोई भी तरीका बता सकता है। फर्ज करें चलें 100 रुपए वाले ने दूसरे को ऑफर दी कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, किलो किलो के 2 शॉपर देने। अब अगर वो किलो किलो के 2 शॉपर ना आते तो झगड़ा पड़ जाएगा, भाई मैं एक फलाना के लिए लेके जाना था, एक फलाना के लिए लेके जाना था, तो ऐसे में मुश्किल में आ जाएगा। हाँ, अगर आपने दूसरे को कहा है कि तुमने एक्सेप्टेंस इस तरीके से देनी है और दूसरे ने उस तरीके को फॉलो नहीं किया, अब आपके ऊपर बात आ गई, या तो आप गुस्से होकर कहें यार तुमने मेरी बात नहीं मानी, जाओ मेरी ऑफर खत्म, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस सही तरीके से नहीं दी। और अगर आप ज्यादा इंसिस्ट ना करें और मान लें तो फिर एक्सेप्टेंस वैलिड है। यानी कि उसने तो एक्सेप्टेंस गलत दी, लेकिन अगर ऑफर देने वाले को वो एक्सेप्टेंस कबूल है तो ठीक है। अंग्रेजी पढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस उस मोड में हो जो बताई गई है, और अगर कोई तरीका नहीं बताया गया तो एक्सेप्टेंस यूजुअल मैनर में ही होनी चाहिए। आपने सब्जी वाले से कहा कि मुझे 1 किलो भिंडी चाहिए, उसने कहा हाँ जी आपको मिल जाएगी, आपने उसे पैसे दिए, उसने कहा जरा झोली फैलाना और आपको भिंडिया दे दी। आप कहेंगे नहीं भाई, मतलब शॉपर में देनी थी। उसने कहा कहाँ, आपकी ऑफर में कहा था कि अगर तुम मुझे शॉपर में 1 किलो भिंडी दोगे। तो आप कहेंगे मैं बोलूं या ना बोलूं, भाई सब्जी शॉपर में देते हैं लोग। इसका मतलब है जहां कोई मॉड नहीं बताया गया वहां एक रीजनेबल मॉड होना चाहिए जो उस तरह के बिजनेस में चलता है। अब सब्जी वाले के यहाँ शॉपर में चीज दी जाती है कॉमनली, नॉर्मली। अब वो 10 रुपए शॉपर का नहीं, खैर मजे की बात है कि ये अमीर लोग लेते हैं एक्स्ट्रा, बेचारे जो है ना, जो सारा जोर टूटता है वो सब्जी और फल वालों पे है। आप देखिए हर चीज महंगी हो रही है, सब्जी फल महंगे उतने नहीं हो रहे, फल थोड़े बहुत हो जाते हैं। सब्जी, क्योंकि सब्जी को डील करने वाला सबसे हल्का बंदा है, फल को डील करने वाला थोड़ा सा तगड़ा होता है। स्टोर वाले और तगड़े होते हैं, जो जितना तगड़ा है वो उतना अगले बंदे को रगड़ता है। तो हर चीज महंगी हुई है, इन लोगों की बेचारों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो गई है, लेकिन इन्होंने घर चलाना है तो ये बेचारे डिस्काउंट दे देते हैं। वो जालिम नहीं देते जो कि ऑलरेडी बड़ा नफा कमा रहे होते हैं। तो इसलिए, और मजे की बात है कि इन्हीं सब्जी और फल वालों के रेट नेट पे लगा लगा के लोग कहते हैं, लोग कौन कहता है महंगाई है पाकिस्तान में। वो बेचारा गरीब आदमी है, वो उतना अकड़ नहीं सकता। आप तो जितना मर्जी बड़े जो है वो आटा जितना मर्जी महंगा करते हैं, घी जितना मर्जी महंगा करते हैं, खरीदना पड़ता है। चीनी तो खैर मतलब काबू में ही नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि मोड या तो बताया जाएगा और ना बताया जाए तो रीजनेबल होगा। और रीजनेबल का क्या मतलब होता है? उस तरह के सेक्टर में जो कॉमनली चलता है, वेयर नो मोड स्पेसिफाइड, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन अ यूजुअल मैनर। यूजुअल जो कि अमूमी तौर पे जिस तरह से होता है, अमूमी तौर पे। अगर मैंने अमूमी लिखा तो कोशिश करते हैं अमूमी, ये जो ऊपर एक्स्ट्रा लाइन आई है इससे मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। अमूमी, अमूमी तकरीबन, आप इसको जो मर्जी पढ़े, अमूमी तरीके से जो कि कॉमनली उस फील्ड में चला करता है, वो वाला तरीका। इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, अगर उस तरीके से ना हो जो आपने बताया था, ऑफरर शैल इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब जोर दे, वो कहे यार करो, मतलब मैंने तुम्हें कहा था ऐसे, ये क्या तुमने क्या किया है। और अगर वो खामोश है, इफ ही फेल्स टू इंसिस्ट, अगर वो बहुत ज्यादा इसरार नहीं करता विद इन रीजनेबल टाइम, इट्स डीम्ड, ये समझ लिया जाएगा, मान लिया जाएगा
that he has accepted performance, उसने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर दी। तो एक्सेप्टेंस के सेंसेस बहुत आसान हो गए, एब्सोल्यूट अनकंडीशनल होना चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए जो बताया गया है या रीजनेबल, उस मोड में होनी चाहिए जो बताया गया है, या नॉलेज होना चाहिए, लैप्स ऑफ ऑफर से पहले होनी चाहिए, और इसमें भी नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इन हैंडआउट्स को देखेंगे तो इसमें जो ऑफर की जो टाइप्स थी नेक्स्ट पेज पे वो कवर हुई, और एक्सेप्टेंस वाले पेज में से हम लोगों ने बाय पोस्ट वाला रूल अभी नहीं पढ़ा, वो कल हम इंशाल्लाह ताला डायग्राम बना के समझ रहे होंगे उसे। कल की क्लास हमारी 1:10 तक जाएगी इंशाल्लाह ताला, कि कल जुम्मा है तो कोशिश करेंगे कि 1:10 पे शार्प उसे खत्म कर दें, तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि शार्प 12:30 उसे शुरू भी कर दें। अब वो पिछली क्लास को निकलते निकलते टाइम लग जाता है, थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट भी करके देख लेंगे, लेकिन 12:35 पे फिर कोशिश कम से कम ये होगी कि क्लास सारी सेटिंग समेत शुरू हो जाए ताकि हम उसे पढ़ सकें। तो ये इस तरह से आपको कुछ जगह इसमें ना कुछ नंबर नजर आ रहे होंगे हैंडआउट्स में, 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। जब किताब आएगी ना तो ये छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं जो मैंने किताब के एंड पे दी हुई है नंबरिंग के साथ, क्योंकि यह एग्जांपल दे तो वो नोट्स नहीं रहते, वो फिर लंबी चौड़ी सी टेक्स्ट बुक बन जाती है। तो आप इन नंबर्स को फिलहाल इग्नोर कर दें। जी ये भाई कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट जी जी थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा जी, जरा थोड़ा सा रुकिए, एक सवाल है, और लाइव स्ट्रीमिंग वाले मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ 5 मिनट जी। ठीक है जी, अगर एक बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया और खुद भी नहीं पता था कि अंदर क्या लिखा हुआ है तो उसे मिस्टेक हुई है। चैप्टर 4 में हम मिस्टेक का रूल देखेंगे कि मिस्टेक होगी तो फिर क्या मामला होगा जी। जी रीजनेबल मॉड की लास्ट 2 लाइंस, अगर एक्सेप्टेंस वैसे नहीं है जैसे आपने कही थी 2 50-50 के नोट या किलो के शॉपर, तो आपको चाहिए आप इसरार करो, भाई मैंने ऐसे कहा था ऐसे एक्सेप्टेंस दो, और अगर आप इसरार नहीं करते फिर क्या होगा, समझा जाएगा कि आपने कबूल कर लिया। यही तो बातें याद रखिए जी। यहाँ से भाई कुछ पूछने का जी जी ठीक है, नहीं तो फिर वो नुमाइंदा हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए ना, फिर कानून साबित करेगा कि ये इसका ऑफिशियल नुमाइंदा था या नहीं। हाँ उसमें भी हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे एजेंसी का, उसमें देखेंगे ऑफिशियल नुमाइंदा कौन होता है। ठीक है जी, एक आखिरी बात, स्टैंडिंग ऑफर का लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड ओनली, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी एंटर होगा कब, जब पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑफर कम्युनिकेट करेगा। एक ओपन ऑफर जारी है, आ जाओ भाई जो भी खरीदेगा ले जाओ, तो जब भी कोई बंदा आके उसके बिहाफ पे वो चीज खरीद लेगा तो वो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। सर कल टेस्ट होगा? नहीं नहीं कल टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट मंडे पे जाएगा मुझे लग रहा है। कल हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, कल मैं फिर डी एंड पे आपको बता दूंगा कि टेस्ट क्या होगा और कैसे होगा, और ऑनलाइन वालों का टेस्ट कैसे होगा। बल्कि ऑनलाइन वालों को तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे, ऑनलाइन वालों को हम व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे कि टेस्ट कैसे होगा, और सामने वालों को हम फिजिकली बताएंगे कि टेस्ट कैसे होगा। ठीक है जी, मैं नीचे लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों के सवाल ले लूं, वो बेचारे जो है ना बोलते रहते हैं, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंचती। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।